हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट देखा था कंडेंसेशन प्रोसेस का, जिसमें एक बॉटल ली थी और उसके ऊपर आइस के टुकड़े डाल के वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस दिखाने का प्रयास किया था। मतलब रेनफॉल कैसे होता है, उसके लिए कौन सी प्रोसीजर इसेंशियल है, वो हमने एक बॉटल के माध्यम से और कुछ आइस के टुकड़ों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अभी हम नेक्स्ट वन जो फॉर्म है प्रिसिपिटेशन का, जो कि रेनफॉल है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। We generally get water in the form of rainfall. The temperature of the air with water vapor reduces when it goes higher. Condensation of the vapor occurs. That same procedure will take place. Whatever the procedure we have seen about hailstone, snow falling, that same procedure will take place about rainfall, because whatever the air is there near to earth, that air will go upward. When that air will go upward, its temperature will go down, its temperature will decrease. As that air go upward, its temperature will go downside. So condensation process will take place. Due to the condensation process, whatever the droplets are there, water droplets are there, their contact will come with dust particles, and dust particle and water droplets will accumulate, or they will combine. That process is called condensation. After the combination of water droplets and dust particles, its size will increase. When its size will increase, that water drop cannot float into air. So its weight will increase, and due to its weight or high weighted water droplets, they will come downside, and that process is called rainfall. यहाँ पे हमने देखा कि रेनफॉल कैसे होता है। तो जो अर्थ के लग के जो एयर है, मतलब जिसको कि हम वाटर वेपर्स कहते हैं, तो ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, अपवर्ड ब्लो होते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर ब्लो होते हैं, वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है वाटर वेपर्स का, वो टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कम होता है, और वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के माध्यम से ये जो वाटर वेपर्स है, इनका कन्वर्जन वाटर ड्रॉपलेट्स में हो जाता है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ में इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है इन वाटर ड्रॉपलेट्स का। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाने के कारण डस्ट पार्टिकल्स प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो एक साथ आने के कारण इसका वेट बढ़ जाता है, और वो हवा में फ्लोट नहीं हो पाते हैं वेट ज़्यादा होने के कारण, इसलिए वो ग्राउंड की तरफ नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को रेनफॉल कहा जाता है। Conventional rainfall. Actually, rainfall is divided into three parts: conventional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfalls. So such type of three types of rainfalls are there. But first of all, we will see about conventional rainfall. Generally, this type of rainfall will take place in equatorial areas where upward blow is continuous and temperature is high. In such type of region, conventional rainfall will take place, like Africa, Brazil, Congo River Basin, Amazon River Basin. These are some famous places where we can see conventional rainfall, and this type of rainfall will take place in some particular areas only. Mostly the equatorial areas are famous for conventional rainfall due to the high sunshine, due to the perpendicular rays of sun.
in such areas conventional rainfall will take place. मतलब ऐसे जो एरियाज़ है कि इक्वेटर के एरियाज़ है जहाँ पे सन के रेज परपेंडिकुलर फॉल होते हैं, ऐसे एरिया में ही कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। जैसे कि अमेज़न रिवर बेसिन है, कॉन्गो रिवर बेसिन है, तो यहाँ पे से इक्वेटर पास होता है, इसलिए सन के रेज यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर परपेंडिकुलर ही फॉल होते हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बारिश होती है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे एरियाज़ में जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, उसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो विंड है वो अपवर्ड ब्लो हो रही है, ऊपर चली जा रही है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होने के कारण वहाँ पे रेनफॉल होता है। तो ये सन के रेज परपेंडिकुलर फॉल होने के कारण वहाँ पे दोपहर से शाम तक वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस के कारण ये विंड अपवर्ड ब्लो होती है और आफ्टरनून के बाद शाम को यहाँ पे बारिश होती है। मतलब थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेपोरेशन, कन्वेक्शन एंड कंडेंसेशन, आफ्टरवर्ड्स there is rainfall. So with the help of this diagram we can understand how that conventional rainfall will take place. And mostly this type of rainfall will take place in equatorial area, as I told you. See, consequently condensation of the water vapor occurs and rainfall occurs in equatorial areas. Such a type of rainfall occurs almost daily in the afternoon. As I told you that such type of rainfall will take place at afternoon time, because throughout the day that condensation process will take place, and afternoon time there will be rainfall. So there are some places, as I told you, that Congo basin, Africa, then Amazon basin, South America. These are some famous places where we can see conventional type of rainfall. Now we have to start the next one type of rainfall, that is orographic rainfall. Actually orographic rainfall will take place due to obstacles. How it will take place, that we can understand with the help of diagram also. So first of all we have to understand its process. Winds coming from lakes or seas are moisture laden. मतलब जो winds कोई वाटर बॉडी है, उन वाटर बॉडीज के ऊपर से समझो ब्लो करते हुए आते हैं, जैसे कि सी है, ओशिन है या फिर लेक है, उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर से समझो विंड ब्लो करते हुए आते हैं, तो उनमें मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि वहाँ से आने वाले विंड जो होते हैं वो मॉइस्चर लिडन विंड होते हैं। मतलब उनमें मॉइस्चर होता है, वो वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये वाटर वेपर्स जब ब्लो करते हुए आते हैं और उनके रास्ते में समझो एक बड़ा सा माउंटेन आ जाता है, तो माउंटेन आने के कारण ये जो मॉइस्चर लिडन, ये मॉइस्चर विंड जो है वो उस माउंटेन को क्या हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। और ये वहीं पे रुक जाने के कारण उनके अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर होने के कारण वो आगे नहीं जा पाते। इसलिए वो क्या करते हैं, उस माउंटेन को पार करके थोड़ा सा ऊपर जाके जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये मॉइस्चर लेडन विंड ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, तब ऊपर जाने के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू होने के कारण वहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जो विंडवर्ड साइड है, माउंटेन की विंडवर्ड साइड, मतलब जिस दिशा से विंड ब्लो करते हुए आ रहे हैं माउंटेन के, उस दिशा को ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये मॉइस्चर लेडन विंड जब ऊपर जाते हैं उस माउंटेन को क्रॉस करने का प्रयास करके, तब वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये जो विंड होते हैं तब हल्के हो जाते हैं, बारिश होने के बाद हल्के हो जाते हैं और हल्के हो जाने के कारण वो बाद में माउंटेन को क्रॉस करके दूसरे साइड को जाते हैं।
लेकिन दूसरे साइड को वहाँ पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो मॉइस्चर जिस विंड ने लाया है वो माउंटेन की विंडवर्ड साइड को मिल जाता है, लेकिन जो उसकी अपोजिट साइड होती है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो उस रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। जैसे कि हमने ब्राज़ील में देखा था, एक्चुअली ये 10th स्टैंडर्ड में है इसलिए नहीं बताऊंगा। तो इस रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। See now, they are obstructed by the high mountain ranges coming in their way. They start going upwards along the slope of the mountains. The temperature of these winds drop and condensation occurs and rainfall takes place, as I told you. So here we can see the process that winds will go upward, and due to the going upward that rainfall is more, but the opposite side of that mountain there is rain shadow region. So such type of process we can understand with the help of this diagram. Here on the sea we can see evaporation process is there, then those winds are blowing towards the mountain region, and they will trap to the mountain. Afterwards they will go upward and their temperature will decrease, and there will be condensation process will take place and rainfall will take place. After getting lightweight they will cross that mountain and they will go on the opposite side of that mountain, but they haven't any moisture in themselves, so far as there will not be rainfall. So such type of region is called rain shadow region. Again one diagram we can see. So here same diagram is there and that procedure is indicated here. तो दोनों भी डायग्राम्स यहाँ पे सेम है, तो उन दोनों डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे सी से जैसे विंड ब्लो करते हुए आते हैं और वो माउंटेन को ट्रैप करते हैं, और ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ठंडे हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे माउंटेन का जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे बारिश हो जाती है, और जब ये अपोजिट साइड को जाते हैं तब उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसलिए उस रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि जो माउंटेन की विंडवर्ड साइड है वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, और जो लीवर्ड साइड है माउंटेन की मतलब अपोजिट साइड है वहाँ पे अराइड रीजन या फिर रेन शैडो रीजन होता है। तो यहाँ पे फिर से वो डायग्राम यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे हाई रेनफॉल है और जो लीवर्ड साइड है वहाँ पे लो रेनफॉल है, दैट इज कॉल्ड रेन शैडो रीजन। अब ये जो रेनफॉल होता है जनरली मानसून टाइप के रेनफॉल में होता है, जैसे कि इंडिया में हम देख सकते हैं कि जो साउथ वेस्टर्न विंड्स है उन साउथ वेस्टर्न विंड्स के कारण इंडिया में रेनफॉल होता है। तो जैसे कि हम देखेंगे इंडिया की जो टोपोग्राफी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स का इफेक्ट रेनफॉल के ऊपर हम देख सकते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट के कारण वेस्टर्न घाट का, जैसे कि कोकन का रीजन हम देख सकते हैं, कोकन, मलाबार, कोरोमंडल, ये जो कोस्टल रीजन है हमारे महाराष्ट्र का, उसके बाद कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इन वेस्टर्न घाट के रीजन को ये जो विंड है वो ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे ये विंड अंदर चले जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग माउंटेन्स को ट्रैप होते हैं, जैसे कि सातपुड़ा रेंजेस है, उसके अलावा हिमालयन रेंजेस है, ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय है, तो इनको ट्रैप करके भी बारिश हो जाती है। अब ये अरावली रेंजेस जो कि वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड हम वो रेंज देख सकते हैं जो कि राजस्थान डेजर्ट के साइड को है। तो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो विंड साउथ वेस्टर्न विंड जो ब्लो होते हैं वो इन अरावली रेंजेस को पैरेलल ब्लो करते हैं, मतलब जैसे ये माउंटेन रेंजेस जाती है वैसे उसी दिशा में ये भी ब्लो करते हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाते हैं। इसलिए राजस्थान डेजर्ट में बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल्स हम देख सकते हैं कि कुछ एरिया जो कि टेम्परेट रीजन में है वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल देखा जा सकता है। साइक्लोन मतलब
सेम जगह पे हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर बेल्ट के कारण इस तरीके के साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं और उसके साथ ही वहाँ पे बारिश होती है और जहाँ जहाँ पे ये साइक्लोन्स जाते हैं वहाँ पे बारिश वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं कि साइक्लोन जो है वो किस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। जहाँ पे समझो ऐसी जगह है कि उसके बीच में लो प्रेशर बेल्ट है और साइड में सब जगह पे हाई प्रेशर बेल्ट है। मतलब ऐसी एक जगह है कि वहाँ पे हॉट टेम्परेचर के कारण वहाँ की एयर लाइट होके वो ऊपर चली गई है, लेकिन आजू बाजू का सारा एरिया कोल्ड एयर ने ऑक्युपाई किया है। तो उस समय पे क्या होता है कि जो बीच में का एरिया है जहाँ की लाइट वेट हवा है वो ऊपर चली गई है, वो जगह एम्प्टी हो जाती है। तो उस जगह को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है वो अंदर जाने लगती है। तो अंदर जाते समय उसको क्या होता है कि स्पीड एक सर्कल के जैसा शेप आ जाता है और ऐसी हवा घूमने लगती है। तो उस प्रोसेस को साइक्लोन कहा जाता है। तो ये जो हवा उस साइक्लोन में है वो घूमते घूमते ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के कारण वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और वहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पे ये साइक्लोन चले जाते हैं वहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके के रेनफॉल को साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। In rains in areas over which the cyclones passes, cyclonic rainfall occurs more in temperate zones। तो इस तरीके का रेनफॉल जो है होता है वो टेम्परेट जोन में ज़्यादा देखा जा सकता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है। तो उस तरीके के एरियाज में इस तरीके के साइक्लोन्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पे जनरली साइक्लोन्स आते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल, ये जो हमारे ईस्टर्न साइड का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। कंपैरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल अकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन इज लिमिटेड। उसके अलावा जो इक्वेटोरियल का रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते क्योंकि वहाँ पे कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर डेली वहाँ पे आफ्टरनून को बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते। रेन गेज, इट इज अ such type of instrument by which we can count rainfall. Now we have to understand which type of other instruments are used in rain gauge for counting rainfall. Here on the screen we can see one bottle is there, and in that bottle one funnel is used. On the other side we can see one measuring jar is there. On that measuring jar we can see some scales are given like 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So such type of scale jar is there on the other side, and that bottle is kept above 30 centimeter from the ground. So whatever the water droplets will fall into that funnel, those water droplets will go into the bottle and water will accumulate in that bottle. So after 3 hours, that water which is accumulated into that bottle, that water will be put into this measuring jar. After putting that water into that measuring jar, we can understand how much rainfall has taken place in that area, 100, 20, 30, 40, 50. So that we can understand with the putting that water. So this type of instrument is used for counting rainfall. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जार लिया है और इस जार को हम मेजरिंग जार बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्केल ऑलरेडी पुट किया गया है, डाला गया है। दूसरे साइड को एक बॉटल ली गई है, उसमें एक फनल डाला गया है और उस फनल में जो पानी की बूंदें आसमान से गिरती है वो कलेक्ट हो जाती है। और ये बॉटल जनरली 30 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है ओपन स्पेस में, जहाँ पे कि डायरेक्टली आसमान से आने वाले बूंदें फनल में गिर सके और उस बॉटल में एक्यूमुलेट हो सके। तो बाद में ये पानी की बूंदें उस बॉटल में एक्यूमुलेट होने के बाद
3 घंटे के बाद ये फनल निकाला जाता है और उस बॉटल का पानी इस मेजरिंग जार में डाला जाता है। उसके बाद में हमें समझ में आ सकता है कि कितना रेनफॉल वहाँ पे 3 घंटे में हुआ है। 20, 30, 40, 50 कितना रेनफॉल मिलीमीटर में हुआ है, ये हम उस मेजरिंग जार के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम रेनफॉल को काउंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम उसको 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। Fog, dew and frost. Fog, dew and frost. When the condensation or solidification of the water vapor in the atmosphere occurs near the earth's surface, then we can see fog, dew or frost. So when that condensation process will take place and solidification of that condensation process will take place, at that time we can see various types of forms like fog, dew and frost. So first of all we will think about fog, how it will take place. The temperature of the layers of the air near the surface of the earth reduces, means whatever the temperature is there near to the earth, it will get reduced, and when it will get reduced, automatically whatever the water droplets or water vapors are there, that water vapors will condense. Condensation process will take place and water vapors turns into microscopic water particles, and these microscopic water particles will float in the air, and due to these microscopic water particles, fog like structure will take place, and vicinity will decrease because the density of the microscopic water droplets is more in the air, so far as we cannot see what is in front of us. So that type of situation will create, and that type of process is called fog. मतलब यहाँ पे जो अर्थ के नज़दीक का जो वाटर वेपर्स का जो एरिया रहता है, अर्थ के नीचे का एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर अर्थ के नीचे का मतलब अर्थ को लग के जो लोएस्ट लेयर होता है, हमारे आसपास का एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण जो वाटर वेपर्स होते हैं उनमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण ये जो वाटर वेपर्स है वो टेम्परेचर कम होने के कारण ये माइक्रोस्कोपिक छोटे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण हम देख सकते हैं कि फॉग छाया हुआ हम देख सकते हैं। तो ये फॉग मतलब छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं पानी के, जिनके कारण डेंसिटी जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। हमें आसमान मतलब हमें आसपास का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जो ट्रांसपोर्ट मीन्स चलते हैं, रेलवे है या फिर रोड की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाती है, इसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आगे का हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि फॉग कैसे छाया है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है कम्प्लीटली कोलैप्स हो सकती है। ड्यू, व्हेन मॉइस्चर लेडन एयर नियर द अर्थ सरफेस कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो अर्थ के आसपास की जो हवा होती है उसका कांटेक्ट नीचे के किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाने के कारण कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास बहुत ही ठंडा हो जाता है और उसके साथ में ये वाटर वेपर्स का कांटेक्ट आने के कारण वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण हवा में जो
पानी है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ हम देख सकते हैं। तो उसको, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को कि जो कि ग्रास के ऊपर एक्यूमुलेट हुए हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को ड्यू कहा जाता है। They turn into very small water droplets. These water droplets stick to the surface of the cold objects. This is called dew. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हम देख सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण हम देख सकते हैं कि ड्यू क्रिएट हो जाता है। फ्रॉस्ट, if the temperature of the air is less than 0 degree Celsius, the water droplets stuck to the surface of the cold objects freeze. This frozen water droplets is called frost. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे एरिया में जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, ऐसे एरिया में जो वाटर वेपर्स है उनका कांटेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि हमने ग्रास के बारे में देखा, वही सेम प्रोसीजर है। लेकिन ग्रास पे जो टेम्परेचर था वो कम ज़्यादा नहीं था, मतलब कम नहीं था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्योंकि जो कांटेक्ट इस वाटर वेपर्स का कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसलिए यहाँ पे पानी के अलावा वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ये उस कोल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ देखा जा सकता है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं कि पेड़ों के कुछ पत्ते हैं, उन पत्तों के ऊपर सॉलिड फॉर्म में आइस के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हम देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्रॉस्ट कहा जाता है। देन इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। इफेक्ट्स क्या है? तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि प्रेसिपिटेशन इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर। मेन सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर मीन्स एक ही ऐसा माध्यम है कि जिससे पानी जो पीने का है वो बढ़ सकता है। रेनफॉल अच्छा हुआ तो पीने के लिए पानी अवेलेबल हो सकता है। समझो पानी अवेलेबल पीने के लिए हुआ तो हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो एक ही सोर्स है प्रेसिपिटेशन की जिसके माध्यम से जो वाटर या फिर ड्रिंकेबल वाटर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव रेनफॉल के कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि फ्लड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स है। तो ये कुछ उसके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं कि हाई रेनफॉल के कारण फ्लड, प्रॉपर्टी लॉस, ह्यूमन लॉस, क्रॉप लॉस, इस तरीके के रिजल्ट हम देख सकते हैं। उसके बाद लो रेनफॉल के कारण क्या होता है? स्कैंटी रेनफॉल के कारण फैमिन कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लैक ऑफ फूड सप्लाई क्रिएट हो सकती है, फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है। तो ये उसके कुछ रिजल्ट हम लो रेनफॉल के कारण भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि फ्लड के कारण वहाँ पे सारा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, गांव का गांव वहाँ पे पानी के नीचे आया हुआ देखा जा सकता है। फार्मर्स कंडीशन बिकम्स ग्रेव ड्यू टू द हाई रेनफॉल एंड ड्यू टू द लो रेनफॉल। बोथ कंडीशंस आर सफरिंग टू फार्मर्स। ज़्यादा रेनफॉल भी फार्मर्स को उनकी स्थिति को अफेक्ट करता है और कम रेनफॉल भी उनकी स्थिति को अफेक्ट करता है। तो जो इकोनॉमी है हमारे इंडिया की, ये एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमें खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और खेती की जो प्रोडक्शन है, खेती का जो आउटपुट है, उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंड है। इसलिए हाई रेनफॉल के कारण हमारे जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो सकता है और लो रेनफॉल के कारण भी हमारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो सकती है। इसलिए मॉडरेट टाइप का, आइडियल टाइप का रेनफॉल होना ज़रूरी है, तभी जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का वो अच्छा हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हाई रेनफॉल के कारण इस तरीके का क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अ गुड रेनफॉल एट द राइट टाइम इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शंस। मतलब आइडियल रेनफॉल, अच्छा रेनफॉल जो कि सही समय पे आता है, उससे जो प्रोडक्शन है खेती का वो बढ़ सकता है। उसके अलावा अभी दूसरे इफेक्ट्स हम देखेंगे। फॉग के कारण, ड्यू के कारण क्या प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि फॉग के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम हो गई मतलब जो विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रांसपोर्ट मीन्स कोलैप्स हो जाते हैं, रोड
रेलवे लाइन, फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आगे का कुछ भी नहीं दिखता है, इसके कारण रोड पे जो व्हीकल चलते हैं उनको आगे के व्हीकल्स नहीं दिख पाते, इसके कारण जनरली एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने के कारण जनरली वहाँ पे ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। ट्रेन, फ्लाइट्स, इन सर्विसेज को कभी कभी कैंसिल करना पड़ता है। देन एसिड रेन। एसिड रेन because of air pollution in industrial areas. Actually acid rain will take place in industrial area, क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है और एयर में अलग अलग तरीके के गैसेस मिक्स हो जाते हैं और इन गैसेस का कांटेक्ट वाटर वेपर्स के साथ में आने के कारण नाइट्रिक, सल्फरिक एसिड क्रिएट हो जाते हैं और ये हवा में ही फ्लोट हो जाते हैं। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री एरियाज है कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एसिडिक रेनफॉल की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है कि SO2, NO2, CO2 ये जो गैसेस है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और इन प्रोसेस के कारण एसिडिक रेनफॉल होता है और उसका इफेक्ट क्रॉप के ऊपर हुआ देखा जा सकता है। तो ये जब प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये जो एसिड है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, रेनफॉल में मिक्स हो जाते हैं वो और वो ग्राउंड की तरफ आने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को एसिडिक रेनफॉल कहा जाता है। इसके कारण क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर भी इसका बैड इफेक्ट हुआ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, उसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर सकते हैं कि एसिडिक रेनफॉल किस तरीके से हो सकता है।